उस लड़की की आंखों में डर की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखें डर की वजह से भयानक लग रही थीं। सामने बैठे लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि वह किसी मेले में खरीदी हुई कोई बेजान चीज हो। सब उस पर नज़र जमाए खड़े थे, हवस की तरह, जैसे कि उसे नोच खाएंगे। वह आदमी तेज आवाज में बोला, 70 लाख। फिर दूसरे ने ऊंची आवाज लगाई, 80 लाख। तीसरा उठा और बोला, 90 लाख। मगर उसके लिए बोली ऐसी लगाई जा रही थी जैसे कि वह कोई चीज हो जिसका कोई अपना वजूद ही नहीं है। यह बोली लग रही थी एक जीती जागती लड़की पर। वह हवस में डूबे लोगों के बीच में खड़ी थी, जैसे कोई बिकने वाला कोई कीमती वस्तु हो। उसके घर की पूरी फैमिली की लाश अभी भी घर में ही पड़ी हुई थी, चिता तक नहीं लगी हुई थी, और यहाँ उसकी कीमत तय की जा रही थी। आग में जल करके राख हो चुकी थी उसकी फैक्ट्री। उसके घर वाले कर्ज में पड़ी वह लड़की और उसके घर वाले सदमे में, सब मिलाकर उसे इस नरक तक खींच लाए थे। अब कर्ज चुकाने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, खुद को बेच देना। मर्दों की आंखों में सिर्फ भूख थी। कोई उसके कांपते होठों पर नज़र जमाए हुए था तो कोई उसकी उम्र देखकर हैरान, कोई उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। लेकिन एक भी आंख दया की नहीं थी कि कोई उस लड़की पर दया करते। सब यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे पा लेना चाहते थे। किसी की रातें काटनी है, किसी की जिंदगी का खिलौना बनाना है। फिर एक सामने बैठे लगभग 70 से 75 साल का एक आदमी बड़े ही कड़क आवाज में बोला, 1 करोड़। उसके शब्दों ने उस माहौल को जमा दिया। गिनती हुई, वह बूढ़ा आदमी उसका मालिक बन गया था। वह लड़की मिताली उसके पैरों के नीचे तो जमीन ही निकल गई थी। उसकी सांसें छूटने लगी। बूढ़ा पान चबा रहा था और उसके होठों से लाल लाल सलाइवा टपक रहे थे। उसे देख करके मिताली का बदन कांप उठा। इस वक्त उसके चेहरे पर डर, घबराहट, निराशा सब एक साथ उस पर टूट पड़े थे। उसको देखकर बूढ़े ने उसकी कलाई पकड़ी और झटके से अपनी ओर खींचा। बाहर बड़ी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ा गुर्राते हुए मिताली की तरफ देखा और बोला, बैठो। मिताली चुपचाप से बैठ गई और वह बूढ़ा भी उसके पास बैठ गया और बोला ड्राइवर से, सीधे मेरे ठिकाने पर चलो। वह कहते हुए वह मिताली के और करीब खिसक आया। मिताली सहमकर पीछे हटने लगी तो वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ मत बनाना। 1 करोड़ फेंका है तेरे लिए। जब तक 1 करोड़ निकाल न लूँगा तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर के मिताली के रोम रोम कांप गए थे। रोते हुए बोली, मैं कोई गलत काम करने वाली लड़की नहीं हूँ। भगवान के लिए मुझे अपनी बेटी की तरह समझकर जाने दो। बुढ़ा ठहाके लगा करके हंस पड़ा और बोला, चुप रह, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। ड्राइवर ने शीशे में से उसे देखना बंद नहीं किया था। उसकी आंखों में भी वही गंदी चमक थी। ड्राइवर हिम्मत करके बोला, मालिक अगर चाहे तो कार में ही करिए जो करना है, मैं देखूंगा नहीं। बाद में एक चांस मुझे भी दे देना। यह सुनकर एक पल को मिताली की रूह जैसे शरीर से निकल ही जाएगी। बुढ़ा गुस्से से चिल्लाया, अरे कुत्ते, जुबान संभाल कर गाड़ी चला। ड्राइवर तुरंत गाड़ी तेज कर देता है। पूरे रास्ते वह बुढ़ा कभी उसकी कमर पर उंगली फिराता तो कभी कंधे पर हाथ रखता, कभी गले पर। मिताली बार बार उसका हाथ हटा देती, मगर अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपने बाप और भाई को समझाया था कि कर्ज मत लो, जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, पर उसका भाई बोला था 1 साल में सब कुछ चुका दूंगा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसके घर के बगल वाले लोगों से देखा नहीं गया और उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी। 1 साल बाद सब कुछ दोगुना हो जाएगा और तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। लेकिन ज़िंदगी पलट गई और ना वह पैसा रहा और ना ही उसके घर वाले। और तो और उन घर वालों के साथ में मिताली सोचने लगी, मुझे भी मर जाना चाहिए था। अगर मैं जिंदा हूँ तो आखिर क्यों हूँ?
मैं कौन सा इन लोगों को रुपए चुका दूंगी। जिस तरह से मुझे यह लोग वसूल कर रहे हैं, मुझे क्यों जिंदा रखा है भगवान आपने। मुझे भी यहाँ से उठा लेते तो अच्छा होता। मैं इस नरक भरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाती। यूं घूट घूट कर मरने से तो बेहतर था कि मैं अपने परिवार के साथ ही आखिरी सांस लेती। कम से कम यह जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं देखनी पड़ती। और अब तो पता नहीं मेरे साथ यह लोग क्या करेंगे। कार एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के नीचे रुकी। बुड्ढे ने उसे फिर से ज़ोर से खींचा और बोला, चलो यहाँ से। दोनों ऊपर पहुँच गए। दरवाज़ा खोलते ही मिताली की सांसें वहीं अटक गई। कमरा पूरे लड़कियों से भरा हुआ था। कई आदमी वहाँ मौजूद थे और दीवारों पर जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। हर तरफ खामोशी का डर और गंदगी का खेल चल रहा था। एक पल में उसने समझ लिया कि यह नरक का दरवाज़ा है, जहाँ से अब मिताली कभी भी लौट नहीं सकती। शायद किसी लड़की की किस्मत में नहीं होगा यह सब कुछ। भगवान न करे ऐसा किसी भी लड़की को दिन देखना पड़े। उस बुड्ढे को देखते ही वहाँ मौजूद आदमी उस पर बड़ी ही गंदी नज़रें डालना शुरू कर दिए। वह मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, बॉस आज नया माल लेकर आए हो। वह उसे ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान चीज़ हो जिसका सौदा किया जा रहा था। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर पहले मैं इसके साथ वक्त गुजारूंगा, उसके बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। यह सुनकर के मिताली के होश ही उड़ गए। एक शख्स उसमें से बूढ़े को तसल्ली दी और बोला, हाँ हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, कैमरा तैयार है और मैं पूरी तैयारी के साथ में रूम में मौजूद हूँ। माहौल एकदम से मस्त है। जैसे ही बुढ़ा मिताली को अंदर के कमरे में लेकर जाने लगा, वह अपना बचाव करने लगी। वह चीख उठी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। उस बुढ़े आदमी ने बोला, तुम ज़्यादा बोलने लगी हो, मैं तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी है, तुम अपने आप को समझती क्या हो। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहने लगा, बॉस यह ऐसे नहीं मानेगी, इसको इंजेक्शन लगाइए और फिर उसके बाद ही यह सब कुछ। तभी वह बूढ़ा कहने लगा, हाँ हाँ, लेकर आओ। कुछ ही मिनटों में इंजेक्शन भी आ गया और वह बूढ़ा आदमी के साथ दो और आदमी आए और मिताली के हाथ पैर जोर से पकड़ लिए और वह बूढ़ा आदमी ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। मिताली तड़प कर रह गई थी। अब उस इंजेक्शन की वजह से मिताली को थोड़ा नशे सा होने लगा था और उसके ऊपर वह बूढ़ा आदमी झुकने लगा और उसके साथ जैसे ही कुछ करने की कोशिश करता कि तभी पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई। वह सामने जो आदमी था, जो कैमरे लिए हुए, वह बेड से टकरा कर नीचे गिर गया था। वह बूढ़ा आदमी जैसे ही उसे देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह भी मिताली के ऊपर से हट गया और जब वह दरवाजे के सामने देखा तो वहाँ एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसको देखकर वह घबरा गया और कहने लगा, तुम कौन हो? तुम इस तरह से कैसे यहाँ तक आ सकते हो? वह आदमी मिताली को नशे में देख करके स्माइल किया और फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को टच करने की? और वह अपने आदमियों से बोला, इस बुड्ढे को और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको हटाओ यहाँ से। उसके साथ पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस एक एक करके सारी लड़कियों को लेकर चले गए और वह मिताली के तरफ बढ़ गया। वह बुढ़ा चीखते हुए बोला, तुम इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाओगे, यह मेरी खरीदी हुई है, मैंने इसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तुम ऐसे इस लड़की को नहीं लेकर जा सकते हो। यह सुनकर के उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह उसके बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और मिताली को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर निकल गया। बाहर उसकी कार कतार में खड़ी थी। देखने से तो लगता था जैसे कि वह बहुत बड़ा आदमी था। वह आदमी मिताली को आगे खड़ी एक कार के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया और उसके बगल में खुद भी बैठ गया और ड्राइवर से बोला, चलो। ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर दिया। उसके पीछे जितनी भी कार थी वह भी जाने लगी। सुनसान सड़क, रात का वक्त। उस सड़क पर इस आदमी के कार के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी।
उन सब की कार इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि कुछ ही मिनट में एक बहुत बड़ा सा विला आया। वह विला इतना खूबसूरत था कि जो देखे उसकी आंखें ठहर जाती। कोई उस विले के आसपास भी नहीं भटक सकता, इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। कार रुकी, तुरंत ही ड्राइवर ने कार का पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से वह आदमी बाहर निकला और अपनी गोद में मिताली को लेकर के उस विले के अंदर जाने लगा। मिताली एक छोई मोई सी बस उसके गोद में पड़ी हुई थी। वह दिखने में मासूम, मगर ऐसी हालत थी कि एकदम से उसकी रंगत ही उड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे और कहीं-कहीं से फट भी चुके थे, बल्कि उसके बॉडी भी पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। मगर उन सब की बिना परवाह किए ही वह इंसान, जो कि काफ़ी महंगा सूट पहना हुआ था, उसको अपनी बाहों में लिए उसे एक बहुत ही खूबसूरत से कमरे में लेकर गया। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मखमली मुलायम बिस्तर पर वह इस तरह से मिताली को लेटा दिया जैसे कि मिताली कोई फूल है, उसे कहीं चोट न लग जाए। उसके लेटाने के कुछ देर के बाद ही उसके कमरे में एक डॉक्टर आया। डॉक्टर फ़ौरन से मिताली को चेक करने लगा। कुछ देर बाद में वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर वही इंसान खड़ा था। डॉक्टर कहा, मिस्टर अग्रवाल, इस लड़की को नशीली दवाई दी गई है। इन्हें होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इनका आपको ख्याल रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद में वह आदमी अपने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, इस लड़की का खास ख्याल रखना। जब होश आ जाए तो मुझे बताना। वह सर्वेंट सर झुकाकर हाँ बोली। वह शख्स वहाँ से चला गया। वह कोई और नहीं बल्कि इस शहर का, बल्कि विदेश पर भी बिजनेस के मामले में राज करने वाला वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन करणवीर अग्रवाल था। आखिर वह मिताली को कैसे जानता था, यह तो खुद में ही बहुत बड़ा सवाल था। देखते ही देखते रात से सुबह हो गई, लेकिन अभी भी मिताली को होश नहीं आया। दोपहर 12 बज चुके थे। मिताली अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे ड्रग्स का इंजेक्शन के बहुत ही हाई डोज दिया गया था, जिस वजह से उसे बहुत ही भयंकर वाला नशा हो रखा था। मिताली को शाम से होश आया। वह थोड़ी हिली थी। सर्वेंट पास में बैठी थी। उसे हिलते हुए देखी तो वह दौड़ते हुए करणवीर के पास गई और कहने लगी, सर, वह उनको होश आ गया है। जैसे ही करणवीर यह सुना तो दौड़ते हुए मिताली के कमरे में आया। मिताली इस वक्त अपने माथे पर हाथ रखे हुए बड़बड़ाए जा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम लोग बहुत ही गंदे हो, मुझे यहाँ क्यों रखे हुए हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसको दूर से ही करणवीर देख करके हैरान था। यह लड़की सच में परेशान है। और वह उसके पास आया और कहने लगा, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेफ हो। यह सुनकर मिताली उससे दूर हटने लगी। मिताली अभी भी आधी आँख खोली और आधे बंद में थी। वह अभी भी नशे में थी। करणवीर देखा कि वह होश में नहीं आ रही है, तो टेबल पर जग का पानी रखा हुआ वह जल्दी से लिया और उसके सर पर डाल दिया, जिस वजह से मिताली पूरी तरह से हड़बड़ा सी गई और उसका नशा भी उतर चुका था। वह आंखें खोलकर देखने लगी। अनजान जगह, अनजान इंसान, सब कुछ अनजाना सा था। वह कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? आप कौन हो? मैं नहीं जानती। आप मुझे छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। करणवीर कहने लगा, तुम परेशान मत हो, उन इंसानों को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही मिताली थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी और बोली, लेकिन आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपको भी वही चाहिए जो उन लोगों को चाहिए। इतना सुनकर करणवीर हैरान नज़रों से उसे देखने लगा और बोला,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मिताली की एक साथ इतने सारे सवाल करने पर करणवीर भी हड़बड़ा सा गया और वह कहने लगा, पहले तुम कुछ खाओ पियो, आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें आराम से सब कुछ बताऊंगा। इतना सुनकर मिताली हैरान हो गई। आखिर यह इंसान है कौन, मुझे कैसे जानता है, यह मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, इतना बड़ा घर, यह सब कुछ सोच कर के वो हैरान थी और चारों तरफ नजरें घुमाने लगी। करणवीर सर्वेंट को सब कुछ समझा दिया और वह ऑफिस चला गया। करणवीर के जाने के बाद में सर्वेंट कहने लगी, प्लीज़ मैडम चलिए, आप फ्रेश हो जाइए, आपके कपड़े गंदे हैं और आपको खाने की भी ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इतना कहकर सर्वेंट मिताली का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम लेकर जाने लगी। वह एक नज़र चारों तरफ कमरे को देखने लगी। कमरा बहुत ही शानदार था। वह देखकर हैरान थी, आखिर मैं इस इंसान को जानती नहीं हूँ और यह इंसान यहाँ कैसे लेकर आया मुझे। वह सब कुछ बहुत ही हाई क्लास का था। वह तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी यह सब कुछ नहीं देखी थी और आज यहाँ यह सब कुछ देख रही है। वह कभी सोची ही नहीं थी और डर भी रही थी कि कहीं यह इंसान उन लोगों की ही तरह ही मुझे यहाँ ला करके फिर से यह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा ना, क्योंकि यह दुनिया बहुत गंदी है। कोई फ़ायदा होता है तभी कोई किसी की हेल्प करता है, बिना फ़ायदे के कोई कुछ भी नहीं करता। ज़रूर इस इंसान को भी मुझसे वही चाहिए जो उन लोगों को चाहिए था। वह यह सब कुछ सोच कर के बहुत ज़्यादा डर गई और वह बाथरूम में ही फिर से फूट फूट करके रोने लगी। बहुत देर हो चुका था। सर्वेंट बाहर थी। कहने लगी, आप ठीक हैं, आप नहा ली। मिताली अंदर थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। सर्वेंट डर चुकी थी। वह कहने लगी, बोलिए मैडम, आप चुप क्यों हैं, मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाऊंगी। यह सुनकर मिताली हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मैं आ रही हूँ। कुछ ही देर में मिताली उस बाथरूम से बाहर आ गई। सर्वेंट ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा ड्रेस निकाल करके दे चुकी थी। मिताली उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके लिए उसके कमरे में भी खाना भी आ गया था। लेकिन मिताली खाने की तरफ देखना तक नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके गले से एक निवाला तक नहीं जाने वाला था। 2 दिन पहले की बात थी, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अचानक से उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सबसे ज़्यादा उसे अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आती थी। सुबह सुबह आलू के पराठे दही अचार के साथ में वह खाया करती थी। दादी के बहाने उसे बहुत अच्छा सा नाश्ता मिल जाया करता था, जो वह अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। सुबह सुबह वह खुद ही अपने और दादी के लिए नाश्ता बनाया करती थी। बाकी तो घर वाले कुछ अलग ही खाते थे, टोस्ट, चाय, कॉफ़ी। बाकी वह अपनी दादी की पसंद का ही नाश्ता करती थी। वह यह सब सोच कर के उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी। तभी उसके कमरे में एक 60 साल की आसपास महिला आई और कहने लगी, कैसी हो बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खाना रखा हुआ है, खाती क्यों नहीं हो। और उसके पास आकर के उसका हाथ चेक करने लगी, जैसे कि वह कोई डॉक्टर हो। मिताली अपनी खोई हुई नज़रों से उन्हें देखने लगी। उसकी नज़रें जैसे कि पूछ रही हो कि आप कौन हैं। वह कोई और नहीं बल्कि करणवीर की दादी थी, कल्याणी अग्रवाल। मिताली की नज़रों को देखकर कल्याणी जी समझ गई कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है और वह उसके सर पर हाथ फेर के कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही हो, चलो अब फटाफट से इस खाने को खाओ। कल्याणी जी का हाथ अपने सर पर महसूस कर मिताली के अब आंसू थम ही नहीं रहे थे, लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे। कल्याणी जी देखी और कहने लगी, रोते नहीं है बेटा, जो किस्मत में होता है वही होता है। लेकिन अब से तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम बहुत ही अच्छे जगह आई हो। कल्याणी जी की बातों को सुनकर के और उनके लहजे को महसूस कर मिताली को अब खुद पर थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि वह सही जगह है, महफूज है, उसके साथ अब कोई भी गलत नहीं होगा। वह कल्याणी जी के गले लग गई और फूट फूट करके रोने लगी।
कल्याणी जी चुप थी क्योंकि उसे रोने देना चाहती थी, शायद रोने से उसका जी हल्का हो जाए। कुछ देर के बाद मिताली दूर हुई। कल्याणी जी उसका आंसू पोंछते हुए बोली, अब रोना बंद करो, ज़्यादा नहीं रोते हैं वरना बीमार पड़ जाओगी और करणवीर को भी अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर मिताली सोचने लगी, यह करणवीर कौन है। तभी उसके कमरे के दरवाजे से बाहर बहुत ही खिलखिलाती हुई मुस्कान के साथ में एक लड़की दाखिल हुई और कहने लगी, दादी माँ आप यहाँ हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वह कल्याणी जी के पास आकर के गले लग गई। वह इस ख्याल से दूर थी कि उसके बगल में कोई लड़की भी है। थोड़ी देर के बाद में अपनी दादी से अलग हुई और उसके बाद उसकी नज़र मिताली पर गई और वह अपनी दादी से नज़रों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है। कल्याणी जी कहने लगी, यह मिताली है, तुम नहीं जानती हो मगर मैं अच्छे से जानती हूँ। जब यह इतनी छोटी थी तो अपने पापा के साथ आया करती थी यहाँ पर। यह सब सुनकर मिताली भी हैरान हो गई कि यह कैसे जानती हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि करणवीर की बहन सौम्या थी। सौम्या जब अपनी दादी के मुंह से यह सुनी तो वह मिताली की तरफ हाथ बढ़ाकर कहने लगी, हेलो मिताली, मैं सौम्या हूँ, आज से हम दोनों अच्छे फ्रेंड हुए। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अब से तुम यहीं पर रहोगी ना, मेरे साथ खूब मज़े करना, साथ घूमने चलेंगे। यह सुनकर मिताली ना चाहते हुए भी थोड़ी सी मुस्कुरा दी। शाम हो गई, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे करणवीर का इंतजार कर रहे थे। कल्याणी जी बोली, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। यह सुनकर सौम्या बोली, दादी माँ आप क्यों इतना फिक्र कर रही हैं, भाई आ जाएंगे। तभी बाहर कार की आवाज़ आई तो सौम्या कहने लगी, लो दादी माँ आप परेशान थी ना, भाई अभी आ गए। अब चलिए मुझे खाने दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और इतना टेस्टी टेस्टी खाना देखकर तो मेरा भूख और ज़्यादा बढ़ गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही दरवाजे पर कदम रखते हुए सौम्या की आवाज़ सुनकर करणवीर बोला, दादी माँ उसे खाने दीजिए ना, यह चिड़िया भूखी ही रहती है पूरे दिन, कुछ न कुछ इसको खाने चाहिए। कल्याणी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। करणवीर सीधे अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर कुछ देर में आया। उसके लिए दादी रुकी हुई थी कि जब वह करणवीर के साथ ही डिनर करती थी, लेकिन अपने कमरे से अभी तक मिताली नहीं आई थी। करणवीर फौरन से कल्याणी जी की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ वह मिताली का क्या हुआ, वह डिनर पर नहीं आएगी क्या। कल्याणी जी बोली, बेटा शाम में वह थोड़ा बहुत खाई थी, उसे बुखार है, इस वजह से मैं भी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन दवाई दे चुकी हूँ, उसके पास मैरी है। यह सुनकर के करणवीर कहने लगा, दादी माँ ज़्यादा तबीयत खराब है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, वरना डॉक्टर को बुला लीजिए, घर पर ही उसका इलाज होगा। सौम्या बोली, भाई वैसे हुआ क्या है मिताली के साथ, वह ऐसी क्यों है, वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, वरना वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। करणवीर बोला, सौम्या चलो चुपचाप से डिनर कर लो, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस वह थोड़ी सी कमज़ोरी है, वह सही हो जाएगी और तुम जाकर आराम करो अपने कमरे में। कल तुम्हें टाइम से कॉलेज लेक्चर अटेंड करना है, प्रोफेसर आ रहे हैं ना। सौम्या बोली, हाँ भाई, और मैं लेक्चर कंप्लीट भी कर ली हूँ, मैं मिताली को भी अपने साथ कॉलेज लेकर जाऊँगी ना, अगर वह अच्छी रहे तो। करणवीर बोला, हाँ अच्छी रहेगी तो जाएगी, वरना नहीं जाएगी, अभी उसके साथ बाहर कहीं नहीं जाना है, अभी वह अच्छे से ठीक हो जाएगी। सौम्या डिनर करके अपने कमरे में चली गई। करणवीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। वह बोला, दादी माँ यह मुंशी जी की बेटी, आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरे घर वाले ही जा चुके हैं, मगर इस लड़की का क्या होगा। अगर मैं सही वक्त पर वहाँ नहीं गया होता तो वह बुढ़ा पता नहीं मिताली के साथ क्या ही करता। कल्याणी जी बोली, वीर बेटा वह तो है, चलो वक्त रहते हुए सब कुछ बच गया है, वही ज़्यादा है, मगर मिताली को ठीक होने में वक्त लगेगा, उस बेचारी पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस पर अब हमें ही उसे संभालना होगा। उसके पिताजी थे तब वह बहुत ही ईमानदारी से काम किए थे, बहुत एहसान है हम पर उनका,
आज हमें वही ईमानदारी का फल चुकाना होगा। आखिर वह बच्ची कहाँ जाएगी? कोई तो नहीं है उसका इस दुनिया में। करणवीर सर हिलाया और चुपचाप से डिनर करने लगा। कुछ देर बाद सब लोग डिनर कर लिए। करणवीर बोला, दादी माँ आप आराम करिए, मैं देखता हूँ मिताली को। यह कह कर के वह मिताली के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह उसके कमरे में गया तो मिताली का बॉडी काला पड़ा हुआ था। जब वह उसके सर पर हाथ रखकर देखा तो वह तो बुखार से तप रही थी। उसका फेस पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ था। मासूम सा चेहरा सूख कर कांटा हो चुका था, वरना वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर वह अच्छी होती और अच्छे से सज संवर कर रहती तो वह एक परी से कम नहीं लगती। करणवीर ने डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आया और मिताली को दवाई दिया, एक इंजेक्शन लगाया और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, यह सब ड्रग्स और मेंटली डिस्टर्ब की वजह से हुआ है। यह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इनका खास ख्याल रखना होगा। किसी न किसी को इनके पास रहना होगा। करणवीर इस कमरे में सोफे पर उसके सामने बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन करके अपना काम करने लगा। उसे रात भर जागने की आदत थी। अचानक से उसको ख्याल आया और वह मिताली की तरफ देखने लगा। उसका जी चाह रहा था कि एक पल के लिए वह उस लड़की को उठाकर अपने सीने से लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था इस वक्त। वह यही सोच कर के उसके कमरे में सोफे पर बैठ गया। अभी रात के 1 बज रहे थे कि मिताली की आंखें खुली और वह बड़बड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यह सब कुछ उसके दिमाग पर छप चुका था। वह बार बार ऐसे चीख कर उठ जाती, मगर वहाँ करणवीर था। वह फौरन से उसके पास गया और कहने लगा, मिताली तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर के बाद मिताली को शांति मिली। जब वह देखी तो वह किसी की बाहों में थी। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सेफ फील कर रही थी। 4 दिनों के तड़प के बाद तो आज किसी की बाहों पे कंधे पर सर रख करके रो रही थी और उसे रोने के लिए कंधा भी मिला, वरना वह खुद में रोना और खुद को संभालना उसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही करे। करण फिर उसे खुद से दूर किया और कहने लगा, रोना नहीं, अब बिल्कुल भी सब कुछ ठीक है। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम बिल्कुल सेफ हो, मेरे घर पर हो और यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास औरतें ही रहेगी। मैं अपने दादी को भेज रहा हूँ, तो क्या मैं जाऊँ? यह कहते हुए करणवीर उससे दूर होने लगा तो मिताली उसका हाथ पकड़ ली और ना में अपना सर हिलाई। यह देखकर करणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बहुत ज़्यादा ही मासूम लग रही थी और वह सौम्या की ड्रेस में तो एकदम सी परी लग रही थी। जब करणवीर उसे लेकर आया था तो मिताली उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रही थी, डरी हुई, पूरी तरह से अलग। लेकिन अब मिताली अलग थी, क्योंकि अब वह कपड़े भी चेंज कर चुकी थी, उसके बुखार भी जा चुका था, उसके चेहरे पर नूर आ गए थे। तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ भूख की थी। यह सुनकर के करणवीर कहने लगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मिताली बोली, नहीं, काफ़ी रात हो गई है, मुझे भूख नहीं है। आगे और मिताली कुछ कहती कि उसके पेट से फिर से आवाज़ आई। वह सुनकर करणवीर के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन वह अपनी हंसी को दबाए हुए कहने लगा, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। और वह किचन में गया। किचन में इस वक्त फ्रूट्स रखे हुए थे। वह सारे फ्रूट्स को एक साथ कट किया और लेकर आया। मिताली ऐसा खाना कभी नहीं खाई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह है क्या। सारे फ्रूट्स को एक साथ खाना, ऐसा तो वह ना देखी थी और ना ही खाई थी। लेकिन वह कुछ भी सवाल जवाब नहीं की और वह चुपचाप से खाने लगी। भूख तो लगी ही थी उसे। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। मिताली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। वह सौम्या के साथ में हंसी मजाक करती रहती, घूमती रहती। सौम्या जहाँ जाती मिताली को लेकर जाती। उसे पार्टी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, हर जगह मिताली के साथ जाती।
मिताली को भी बहुत अच्छा लगता था सौम्या का साथ। उसके चेहरे पर अब नूर ही नूर आ गया था। यह देख कर के कल्याणी जी भी खुश होने लगी कि चलो अब यह बच्ची सही हो गई है, वरना पता नहीं मैं तो इसे देखकर घबरा ही गई थी कि यह कभी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट भी पाएगी या नहीं। करणवीर अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश भी जाया करता था, जिस वजह से मिताली से दूरी बन चुका था, मगर वह मिताली को अपने दिलो दिमाग से कभी भी निकाल नहीं पाया था। काफी दिन हो गया था, सब लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिताली कहने लगी, दादी माँ, मैं कब तक यूं ही इस घर में पड़ी रहूंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कल्याणी जी कहने लगी, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किसके सहारे रहोगी वहाँ? वह घर भी तो पूरी तरह से जल चुका है, रहोगी कहाँ, खाओगी क्या, और उन गंदी नजरों से कैसे बचोगी? तुम किसके सहारे रहोगी वहाँ? वह घर भी तो पूरी तरीके से जल चुका है ना, बताओ। मेरी बात मानो बेटा, तुम यहीं रहो। मिताली बहुत ही मासूम नज़रों से कल्याणी जी की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं किस हक से रहूं यहाँ दादी माँ? कोई भी आएगा तो मैं क्या ही जवाब दूंगी? कल ही तो आपके कुछ रिश्तेदार आए थे, तो वह पूछने लगे कि मैं कौन हूँ और किस रिश्ते से यहाँ रह रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग ऐसे। अभी आगे कुछ बोलती कि तभी करणवीर उसके पीछे से आते हुए बोला, सौम्या जिस हक से रहती है उस हक से तुम भी हो। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, तुम क्यों नहीं बताई उन लोगों को? लोग तो सिर्फ बातें बनाने आते हैं और कुछ नहीं। कल्याणी जी सोच में पड़ गई कि आखिर मिताली सही ही तो कह रही है, यह किस हक से यहाँ है, मैं वह हक जरूर दूंगी। कल्याणी जी मिताली का हाथ पकड़ के कहने लगी, बेटा तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों का मुंह बंद करना जानती हूँ और तुम्हें हक भी देना जानती हूँ। इतना कहते हुए करणवीर की तरफ देखी और बोली, तो करणवीर तुम्हारा शादी को लेकर विचार बदले या नहीं? मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। काफ़ी दिन तुम अब टाल रहे हो शादी को, और हमें मिताली से अच्छी बहू मिल नहीं सकती है। यह सुनकर मिताली नजरें बड़ी करके कल्याणी जी की तरफ देखने लगी। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि कल्याणी जी क्या कह रही हैं। वही करणवीर भी हैरान था कि उसकी दादी ऐसे कैसे मिताली से मेरी शादी करवाएंगी क्या? यह शादी मिताली को पसंद होगी? वैसे करणवीर कहीं ना कहीं मिताली को पसंद करने लगा था, मगर वह कुछ बोलता नहीं था। कल्याणी जी करणवीर की नज़रों में मिताली के लिए अपनापन, प्यार, केयर सब देख चुकी थी। वह कहने लगी, मिताली बस तुम हाँ कर दो, मेरा बेटा कब से तुम्हारी राह देख रहा है। वह तो तुम्हें जिस दिन से बचाया है उस दिन से ही अपनी आंखों में प्यार लिए घूम रहा है। मैं बस उसकी आंखों में एक बार देखकर बता सकती हूँ कि वह तुम्हारा कितना फिक्र करता है। यह सुनकर मिताली एक नज़र करणवीर को देखी तो करणवीर उसी को देख रहा था। मिताली घबराते हुए अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। यह सब कुछ सुनकर सौम्या कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, मिताली मेरी भाभी बन जाएगी, और मिताली जैसी खूबसूरत लड़की मेरी भाभी कहीं मिल ही नहीं सकती। वह बहुत अच्छी हैं, मैं जो कहती हूँ वह मान जाती हैं, और भाई हम दोनों साथ में कॉलेज भी जाएंगे। आप फटाफट से मिताली भाभी से शादी कर लो। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, सौम्या रिलैक्स, अभी तुम्हारी मिताली की शादी नहीं हुई है। कल्याणी जी बोली, हम शादी बहुत जल्द से जल्द करना चाहते हैं, और बड़ी ही सादगी के साथ ही। देखते ही देखते मिताली और करणवीर की शादी भी हो गई। जो मिताली कल तक बिना परिवार की थी, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन सब लोग फैक्ट्री में लगे आग की वजह से जल गए थे। आज उसकी याद में वह फूट फूट कर रो रही थी। आज उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी, और उसके घर वाले कोई नहीं थे। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा रोई। उसको रोते हुए देखकर करणवीर उसको अपने सीने से लगा लिया और बोला, बस करो मिताली, अब रोने का वक्त ख़त्म हुआ, अब तुम्हें खुशियाँ मनाना है। मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए तुम एक आंसू तक नहीं बहाओगी। यह सुनकर मिताली हैरान हो गई और करणवीर को देखने लगी। वह बोली, आप कब से मुझे इतना प्यार करने लगे? आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं। 1 महीने ही तो हुआ है मिले हुए, फिर इतना प्यार आप लोग मुझको क्यों दिखा रहे हैं और दे रहे हैं? करणवीर मुस्कुराते हुए बोला,
तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है। यह सब कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पापा हमारे यहाँ मुंशी जी की नौकरी करते थे और वह मेरे पापा के साथ हमेशा रहते थे। उन्होंने एक बार मेरे पापा की जान बचाई, जिस वजह से मेरे पापा तुम्हारे पापा को अपना एक फैमिली मेंबर मानने लगे। मगर जब से तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ और वह यहाँ से जॉब छोड़ दिए, तब से मेरे पापा पर अटैक किया गया। अटैक होते रहे और उन्हीं अटैक में मेरे पापा और मम्मी चल बसे। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, वरना मेरे पापा के जाने के बाद भी मैं ज़रूर मदद करता, क्योंकि दादी माँ हमें सब कुछ बता चुकी थी, हर चीज़ के बारे में। मिताली, तुम अनजान नहीं हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली थी और तुम भी मेरी फैमिली का वो हिस्सा हो। मेरी फैमिली कभी भी तुम्हारे फैमिली को अलग नहीं समझा, बस थोड़ी दूरी बन गई थी मेरी फैमिली से। वह भी मेरे पापा के जाने के बाद में सब लोग परेशान हो गए थे। इस वजह से मैं अपने काम, अपने ऑफिस में बिजी हो गया था। वरना मैं तो जब तुम छोटी थी तो आती थी मेरे घर पर अपने पापा के साथ। तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाता, इसीलिए तो आज तक कोई शादी नहीं की। वरना मेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। लेकिन देखो, आज तुम मेरे पास हो। यह सुनकर मिताली आंखों में आंसू लिए करणवीर के गले लग गई और कहने लगी, जरूर मैं कोई अच्छा काम की होगी, इसीलिए मुझे इतना अच्छा ज़िंदगी मिला है अब, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। वो दिन मैं भूल नहीं पाती। वह इंसान मुझे नीलामी में लेकर गया था, वह मेरे साथ। अभी आगे कुछ बोलती कि करणवीर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दिया और बोला, अब से अब सगुन बातें बिल्कुल नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो और कोई तुम पर नजर नहीं उठाकर देख सकता। मैं उसकी नजरें निकाल लूंगा। इतना कहते हुए वह मिताली को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, मिताली, क्या तुम मुझे अभी वह आगे कुछ बोलता कि मिताली उसके गालों पर किस कर दी। यह देखकर करणवीर भी अब रुका नहीं और वह मिताली के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिया और उसे किस करने लगा। मिताली उसे दूर हुई और शर्म के मारे उसका फेस लाल हो चुका था। करणवीर मिताली को घूरने लगा। वह बहुत ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में वह क्या कह ढा रही थी। वह उसके कान के पास गया और सरगोशी करते हुए बोला, मिताली, एक बात कहूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो मिताली। और वह पीछे से अपनी बाहों में उसे भर लिया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वह शर्ट के बटन खोल के उसके ऊपर बादलों की तरह छा गया और उस पर प्यार लुटाने लगा और वह दोनों अपने प्यार में खो गए। और अब मिताली को इतना खूबसूरत जीवन साथी और इतना प्यारा जीवन मिल गया। मिताली अब अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही रोमांटिक स्टोरी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।